पाकिस्तान की बर वक्त मुखलिसाना और नहायत सोच समझ कर की गई सफारतकारी मशरक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन बनाने में बुनियादी किरदार अदा करने वाली साबित हुई है। इस पेशरफ्त ने एक बार फिर साबित किया है कि आलमी सतह पर बढ़ती हुई तकसीम और कशीदगी के माहौल में इस्लामाबाद एक ऐसे पुल की हैसियत रखता है जो मुतहारिफ फरीकों के दरमियान राब्ता और मुफाहमत पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये जंग बंदी महज वक्ती वक्फा नहीं बल्कि दरअसल कशीदगी पुरअमन और फिर जाहिर है इस कशीदगी भरे माहौल के अंदर एक अमन की लहर समझी जा सकती है, जो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त और बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को यह बावर कराया है कि पेचीदा तरीन तनाज़ात के हल के लिए ताकत से ज़्यादा मौसर हथियार मुकालमा और सफारतकारी है। अब इस तमाम अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बसीरत रखने वाले मुदब्बिर रहनुमा के तौर पर सामने आए हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी, संजीदा कोशिशें और मुखलिसाना सालिसी ने खित्ते को एक बड़ी जंग के दहाने से दूर रखने में अहम किरदार अदा किया है और उनकी इसी कोशिश और इसी काविश को एक्नॉलेज आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट मीटिंग के अंदर भी किया। हर सफारती कोशिश पाकिस्तान की कौमी मफादात और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को मद्देनज़र रखते हुए की गई है और नहायत हिकमत अमली के साथ हुई है। उनकी क़यादत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार और साख को भी दोबारा मजबूत किया है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में आज अपना सर फ़ख्र से ज़रूर बुलंद कर सकता है। बतौर पाकिस्तानी ज़ाहिर है फ़ख्र का लम्हा है कि रीजन का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट और इस ग्लोबल फ्रेगमेंटेड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी से इसको सीज़ फायर में बदल दिया है और उसके बाद इस्लामाबाद अब नेगोशिएट बहुत बड़ा रोल भी प्ले करने जा रहा है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़ानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो रोल है इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक ऐसे वक्त में कि जब बरादर इस्लामी ममालिक को एक प्लानिंग के तहत इस आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें ज़ाहिर है खलीजी ममालिक जो है वो भी और फिर उस तरफ से भी जो 2 रोज़ पहले हुआ अटैक सऊदी अरब के ऊपर और उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी पेशेंस दिखाई गई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी और उसमें पाकिस्तान का रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या, हाउ डू यू सी दिस नाउ? मतलब अब एक सीज़ फायर तो हो गया लेकिन असल काम अब शुरू हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कितना चैलेंजिंग होगा? क्या वाकई बहुत फ्रेजाइल है, हर कदम फूंक कर रखने की ज़रूरत है? देखें, जैसे कि अभी आप अपने इंट्रोडक्शन के अंदर रेहान कह रहे थे कि ये वाक़तन इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार इस जंग बंदी के हवाले से है, वो अब इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से आने वाले वक्तों के अंदर दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनके पढ़ाया जाएगा। जब भी वॉर स्टडीज़ की बात होगी, जब भी डिप्लोमेसी की बात होगी और जब भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से अपने तमाम फ्री कैन के रिजर्वेशंस को सामने रखते हुए और उनके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्टिव एरियाज़ हैं उनको भी मलहूज़ खातिर रखते हुए आपने बड़े बड़े अग्रेसर जो कंट्रीज़ हैं उनको भी आपने कन्विंस कर लेना है कि आप टेबल टॉक के ऊपर आ जाओ। तो अब ये मरहला हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस काविश के अंदर सुरखरू किया और इस वक्त पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरी दुनिया का कोई मीडिया चैनल ऐसा नहीं है जहाँ पे इस्लामाबाद या पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की पूरी जो सिविल और मिलिट्री क़यादतें हैं उनकी जो तारीफ है वो नहीं हो रही है। अब अगला मरहला ये है कि इस जंग बंदी या सीज़ फायर जो है ये क्या मुस्तकिल होगा, ये परमानेंट होगा या नहीं होगा। देखिए, इससे पहले एक सीज़ फायर जो है वो पैलेस्टाइन के हवाले से भी करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने और उस सीज़ फायर के हवाले से हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद जो एक अग्रेसर कंट्री है, जो कि सबसे बड़ी रॉग स्टेट है इस वक्त इंटरनेशनली इस प्लेनेट में, जमीन जो अर्थ प्लेनेट है हमारा, उसके अंदर वो इजराइल है। मतलब जिसको ना तो किसी इंटरनेशनल लॉ का भरम है, ना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का उसको कोई खौफ है। और अमेरिका ने भी अपने जितने भी मफादात इस मशरक़ वस्ता के अंदर आज तक उसने डिफाइन किए हुए थे 1973 की जो अरब इजराइल वॉर हुई थी और उसके बाद कितनी काविशों के बाद उन्होंने अपना एक मिलिट्री स्ट्रक्चर जो था वो मिडिल ईस्ट के अंदर डिज़ाइन किया और डोनाल्ड ट्रंप ने आके किस तरह से नेतन्याहू की बातों में आके अमेरिका को इस जंग में ड्रैग किया। नेतन्याहू तो काफ़ी हद तक अपने जो मफादात हैं, जो अहदाफ हैं, उनको हासिल कर चुका है इस जंग के अंदर, लेकिन अमेरिका जो है वो अपना बहुत कुछ खो चुका है। और ना सिर्फ डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर उसको बहुत बड़े धचके लगे हैं और उसकी साख को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उसके अंदर जो अमेरिका का एज एन सुपर पावर, एज एन ग्लोबल पावर एक इमेज था
उसको बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हुआ है और धचका लगा है। अब इस सारे सिनारियों के अंदर देखना यह है कि जुम्मे के दिन जो जिस तरीके से जो सदर पेज़ेश्कियान हैं उन्होंने भी ये कहा है कि वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट हमको बताती है। और इसी तरह से जेडी वैंस जो हैं वो भी इस्लामाबाद में आ रहे हैं, एंड दैट विल बी द ग्रेट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी डिप्लोमेसी। 1972 के अंदर जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ अमन का कयाम जो अमल में लाया था पाकिस्तान, और उन दो बड़ी ताकतों के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए रोकूंगा कि बार बार इसराइल की बात हो रही है ना कि वो स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है इस सारे मामले के अंदर, तो इसराइल का गारंटर कौन होगा कि ये सीज फायर जो 2 हफ्ते के लिए है और इस पे नेगोशिएशंस होनी है, और जैसे कहा कि बहुत फ्रेजाइल भी मरहला है, बड़ा ही डेलिकेट है, पोंक पोंक के कदम रखने की जरूरत है, तो इस बात की जमानत कौन देगा कि इजराइल रंग में भंग नहीं डालेगा या वो कोई अटैक नहीं करेगा दोबारा से? देखिए, इसके अंदर ये खदशा तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन देखिए जब भी जंगें बंद होती हैं ना तो जंगें एक ही दफ़ा बंद नहीं हो जाती। और ये जितने भी अभी निगोशिएशन हुई है ना पाकिस्तान ने, इसके अंदर ये निगोशिएशन नहीं थी, पाकिस्तान ने एक मैसेंजर का रोल प्ले किया था। दोनों फ्रीकैन के दरमियान बहुत ज़्यादा लैक ऑफ ट्रस्ट पाया जाता है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ अग्रेसर का रोल प्ले कर रही हैं। ऐसे में एक का पैगाम आप लेते हैं, दूसरी फ्रीक को देते हैं, दूसरे का पैगाम पहले फ्रीक को देते हैं, और इस तनाजुर के अंदर दोनों फ्रीकैन को अभी तक आपने कह दिया है। और अमेरिका को क्योंकि अब ये रियलाइज हो चुका है कि उसने बहुत कुछ अपना खो दिया है इस जंग के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त दुनिया जो है वो 25th अमेंडमेंट जो है वो कांग्रेस के अंदर डिस्कस हो रही है कि ये मेंटली स्टेबल बंदा नहीं है, ये दुनिया की पॉलिटिक्स को चलाने की कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। मतलब इस हद तक CNN के ऊपर, फॉक्स न्यूज के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पूरी की पूरी सियासी साख जो है वो दांव पे लग गई है। और इसी तरह से जो अमेरिका की हेजमॉन पावर थी वो भी खत्म हो गया। अब बात आपने की है इजराइल की। देखें, इजराइल का बहुत आसान है उसको लाइन पे लाना। इस वक्त कोई 5 से 7 मुल्क जितने भी हैं, टर्की है, उसके अंदर इजिप्ट है, जॉर्डन है, उसके साथ आप देखते हैं बहरीन है, UAE है। अब ये ममालिक ऐसे हैं कि जो अगर आज इनमें से कुछ ममालिक ये कह दें कि देखें अगर इजराइल ने इस जो सीज फायर है इसकी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, रंग में भंग डालने की कोशिश की, तो अल्टीमेटली हम इनके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ना वो खत्म कर देंगे। और दूसरा, अमेरिका शट अप कॉल दे फौरन से नेतन्याहू को कि तुम्हारी वजह से बहुत बड़ा नुकसान ना सिर्फ इस रीजन के अंदर अमेरिकन मफादात का हो चुका है, ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज का हो चुका है, अमेरिका के इत्तेहादियों का हो चुका है, और इट सेल्फ ईरान का इकोनॉमिक बहुत बड़ा उसका नुकसान हो चुका है। अगर स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा फायदा भी ईरान को हुआ इस जंग के बाद। और इस सारे सिनारियों में आलमी ताकतों को, और अभी थोड़ी देर पहले मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुन रहा था तो उन्होंने जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और उसमें कहा गया है कि अब जो फ्री कैन है उनकी तरफ से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों की जो खबरें हैं वो भी आ रही हैं, क्योंकि जो ईरान ने सीज फायर के पॉइंट्स आपको दिए हैं उसके अंदर लेबनान के ऊपर जो अग्रेशन है इजराइल का, जो हमला है उसको भी रोकना जो है वो भी मकसूद है। लेकिन इजराइल जो है उसने अपने हमलों को लेबनान के ऊपर डबल कर दिया है। देखिए, ईरान कभी भी अपनी जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्ला है, हमास है, हौतीज हैं, इनके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली अब अमेरिका को भी उस नहज पे आना है। और मैंने शुरू से प्रोग्राम में बात कर रहा था कि ये जो जंग बंदी होनी है ना ये ईरान ने करवानी है। अब देखिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेकिन डॉक्टर साहब देखिए ना, प्रॉक्सीज से निकल के ये कंट्री टू गवर्नमेंट एक एग्रेशन की सूरत इख्तियार कर गई ये वॉर। अब इसमें स्टेक होल्डर्स तो बहुत सारे हैं, जाहिर है 2 स्टेक होल्डर या सिर्फ अमेरिका और इजराइल तो है, अपना ईरान तो है नहीं, इसमें इजराइल भी है और फिर जो ब्रदरली स्टेट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो जब नेगोशिएटिंग टेबल सजेगी तो उस वक्त कौन कौन लोग नेगोशिएटिंग टेबल पे प्रिंसिपली आइडियली होने चाहिए ताकि ये सीज फायर कुल वक्ती हो, रादर देन कि ये 15 रोज के बाद हम फिर वही देख रहे हो। देखिए, दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं ना, चीन ने भी बहुत इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया है इस जंग के बंदी के अंदर। कल बहरीन ने जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ईरान के खिलाफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खिलवाने के हवाले से करारदाद का मुसवदा पेश किया तो चीन और रूस वो ताकतें थी जिन्होंने इसको डबल वीटो किया और पाकिस्तान और कोलंबिया ने अब्सटेन किया इससे।
तो इसका मतलब क्या है कि बैकएंड के ऊपर, ठीक है, ज़ाहरन पाकिस्तान जो है वो आपको फ्रंट फुट पे खेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो काम सऊदी अरेबिया ने किया है, जो कुवैत और कतर ने किया है, जो ओमान ने किया है, ठीक है, यूएई जो है वो हमें इजराइल की तरफ वो लेता हुआ नजर आ रहा है, उसकी साइड लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो चीन है, रूस है या दीगर जो ब्रदर कंट्रीज है पाकिस्तान के, उनकी जो मॉरल या पॉलिटिकल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ रही है इस सारे अमल के अंदर, तो वो सारे के सारे स्टेक होल्डर जब एक तरफ होंगे तो जो दूसरा अग्रेसर कंट्री है, इसको जरा आप ना रिलेट करें सेकंड वर्ल्ड वॉर के साथ। जो जर्मनी था ना, वो भी एक रॉग स्टेट की तरह चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया, पोलैंड पे चला गया, करते करते स्पेन और फ्रांस पे चला गया। अब वो ये समझ रहा था कि मैं ये सारी जो यूरोप है इसको मैं फतह कर लूंगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब उसके अंदर फिर ये स्टेट ऑफ ये जो वाकया होता है जापान के अंदर, तो उसके बाद जो अमेरिका भी उसके अंदर शामिल हो जाता है, तो उसके बाद जर्मनी अपनी सारी की सारी जो उसके पास पत्ते थे वो सारे के सारे उसके खिलाफ चले जाते हैं, और वही रूस जिसके साथ उसने नॉन इंटरवेंशन एग्रेशन का एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, वो रूस ही उसको शिकस्त देने में सबसे अहम रोल प्ले करता है। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं वो ये देख रही हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस कहां पे चली गई थी और किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से किस तरह से पूरी दुनिया जो है अब वो अनकंफर्टेबल हो चुकी थी और दुनिया इकोनॉमिक डिप्रेशन और डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। तो इस सिनारियो के अंदर चीन है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और अमेरिका है, ये तमाम के तमाम ममालिक जो हैं वो उस अग्रेसिव स्टेट जिसको एक क्रिमिनल जो एक बंदा है बहुत क्रिमिनल, वो उस रियासत को चला रहा है सिर्फ अपने सियासी मफादात को और मुल्की मफादात को हासिल करने के लिए, पूरे के पूरे खित्ते और पूरी की पूरी दुनिया का जो अमन है जिसने दाव पे लगाया हुआ है उसके गले में भी। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, और जाहिर है जब तक उसको नकेल नहीं उस वक्त तक कोई भी मामला जुज वक्ती साबित होगा। जब सीज फायर की खबर सामने आई तो ग्लोबली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं वो 15% तक नीचे आई, जो एक मस्बत खबर है।